अलोहा, वेलकम टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है साइकोलॉजिकल टेस्ट। हम लोग इससे पहले के वीडियोस में ये समझ चुके हैं कि असेसमेंट क्या है और उसके किस तरीके से असेस किया जाता है क्लाइंट्स को। तो उसका एक तरीका जो हम पढ़ चुके हैं दैट इज़ इंटरव्यू, और उसके क्लाइंट के बारे में और ज़्यादा विस्तृत इन्फॉर्मेशन जानने की एक और टेक्निक है, एक और प्रक्रिया है जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो आज हम उनके बारे में ही जानेंगे, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। Psychological tests are the standardized tool to measure mental processes, traits, habits, tendencies, and various attributes of an individual and his or her पर्सनैलिटी। अब सबसे पहला सवाल उठता क्या है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते क्या हैं। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जैसा कि आप अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं, आपने कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए होंगे, तो उनकी कुछ विशेषताएं भी आपको याद होंगी। तो यहाँ पर अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये एक मानकीकृत माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से व्यक्ति के बारे में, उसके मानसिक प्रक्रियाओं, उसकी ट्रेड्स के बारे में, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसकी आदतें क्या हैं, उसकी टेंडेंसीज क्या हैं, और उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों, उसकी व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानकारी अर्जित की जाती है इसके माध्यम से। कहने का तात्पर्य है कि ये एक मानकीकृत माध्यम है व्यक्ति की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानकारी अर्जित करने का। इसमें उसके वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर गेन करते हैं। ये जो परीक्षण होते हैं ये व्यक्तित्व के विभिन्न जो डायमेंशंस हैं या जो विमाएँ हैं उनका अध्ययन करती हैं, या हम कह सकते हैं it measures specific dimensions, or we can say it measures various dimension or one dimension in डेप्थ। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो विभिन्न विमाएँ हैं व्यक्तित्व की, उनके कई पक्षों को, उन विमाओं को और किसी एक विमा को गहराई से अध्ययन करने का एक मानकीकृत माध्यम है। इसके अलावा और क्या परिभाषा हो सकती है, ये होते क्या हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होते हैं? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टिमुलाई that evoke reaction, and on the basis of those reaction we come to some conclusion about the personality factors or the traits or various aspects or attributes of the personality। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जैसा कि आपने अपने पहले के परीक्षणों में कभी देखा होगा कि कुछ कुछ सवाल होते हैं या कुछ चित्र बने रहते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको एक कुछ प्रतिक्रिया देनी होती है। तो ये होते हैं उद्दीपक जो आप में कोई ना कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, और जब आप कोई प्रतिक्रिया देते हैं या कोई आंसर लिखते हैं या कोई रेस्पॉन्स देते हैं, और उनके आधार पर मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के बारे में कोई ना कोई निष्कर्ष ज़रूर निकालते हैं। In clinical assessment, 3 major categories of tests are included। बहुत सारे टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, बहुत तरीके के टेस्ट हैं जिनमें ख़ास तौर पर जो असेसमेंट के लिए जो टेस्ट यूज़ होते हैं वो है, फर्स्ट इज़ पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, सेकंड प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, एंड थर्ड वन इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट। ये इनके नाम ही बता रहे हैं कि ये किस काम आते हैं। तो आइए इन्हें विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट व्यक्तित्व की विभिन्न विमाओं को अध्ययन करने वाले ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं। इनका स्वरूप ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और प्रोजेक्टिव भी हो सकता है। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जहाँ पर आइटम्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, पढ़ने वाला व्यक्ति उन्हें ईजीली समझ सकता है और उनका बारे में प्रतिक्रिया एक स्पेसिफिक तरीके से ही दी जा सकती है, जैसे यस, नो, सही या गलत, इस तरीके से। एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट वो परीक्षण होते हैं उनमें जो आइटम्स होते हैं या जो उद्दीपक होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते, वो व्यक्ति में कई तरीके की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, और उन प्रतिक्रियाओं के जो विशिष्ट नहीं होती, हर व्यक्ति अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे सकता है, और उन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उनका
उनकी व्यक्तित्व के बारे में जानकारी अर्जित की जाती है। तो हम यहाँ पर अभी बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट की। ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, इनकी जो कुछ बेसिक विशेषताएं हैं जो हर व्यक्तित्व आविष्कारिका में देखने को मिलेंगी या टेस्ट में देखने को मिलेंगी, वो है कि इसमें जो आइटम्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनका स्वरूप स्पष्ट होता है और उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति उन्हें खुद पढ़ता है, समझता है और एक स्पेसिफिक तरीके से, जैसे हाँ नहीं सही गलत, इस तरीके से उनके आंसर होते हैं, जिसमें से उन्हें जो उसे अनुकूल लगता है अपने अनुसार उनको वो चुनता है। ये यूजुअली क्वेश्चनियर होते हैं, इन्हें सेल्फ रिपोर्ट भी कहा जाता है और इसमें रेटिंग स्केल्स भी आती हैं। इसमें जो आइटम्स हैं उसका एक स्पेसिफिक क्रम है जिस जिस तरीके से उसे क्लाइंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उसको उसके दिए हुए रिस्पॉन्सेज में से ही आंसर चुनने होते हैं। सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल्ड होती है। इस तरीके के जो टेस्ट हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट इज NEOPI, न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस, पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ये बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी जो कोस्टा एंड मैक्रे ने दी थी उस पर बेस्ड है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द मेजर डायमेंशंस इन पर्सनैलिटी एंड वाइडली यूज्ड इन evaluating पर्सनैलिटी फैक्टर्स इन नॉर्मल रेंज पॉपुलेशन। यहाँ पर जो इसकी पॉपुलेशन है जिस पर इसको अप्लाई किया जाता है वो नॉर्मल रेंज है। कहने का तात्पर्य है ये सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व की विभिन्न विमाओं, जिसमें जो 5 विमाएं जो बिग 5 थ्योरी है जो कहती है, उन विमाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आती है मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सल इन्वेंट्री। It was developed to evaluate the underlying personality dimensions among clients in psychological ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर आप ये अंतर समझ सकते हैं, जैसे NEOPI सामान्य व्यक्तियों के लिए है, MCMI ये क्लिनिकल प्रॉब्लम जिन्हें हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं जिन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनकी व्यक्तित्व को समझने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट इज CPI, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री। नेक्स्ट इज CPI, फुल फॉर्म है इसका कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री। इट इज़ अ सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री। सेल्फ रिपोर्ट का तात्पर्य वही है जहाँ पर जो क्लाइंट है खुद अपने आंसर देता है। दैट वाज पब्लिश्ड इन 1956 एंड इट इज़ फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन। यहाँ पर सामान्य लोगों के व्यक्तित्व के विभिन्न विशेषताओं, विमाओं या ट्रेट्स को जब इसके माध्यम से स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इज BDI, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। इसमें 21 आइटम्स हैं, यानी कह सकते हैं 21 स्टेटमेंट्स हैं। ये भी एक सेल्फ रिपोर्ट रेटिंग इन्वेंट्री है जो डिप्रेशन पर ख़ास तौर पर ध्यान देती है, जहाँ पर डिप्रेशन के से संबंधित एटीट्यूड और उसके सिम्टम्स को मेजर किया जाता है। तो ये सारे कई ये और इसके अलावा और भी कई तरीके के परीक्षण हैं मनोवैज्ञानिक जो उपयोग में लाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षण है दैट इज़ MMPI। तो उसे हम यहाँ पर विस्तार में समझेंगे। फुल फॉर्म इसका है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ये एक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है जहाँ पर आइटम को पढ़ता है क्लाइंट और उसके अकॉर्डिंग आंसर करता है। डेवलप्ड बाय हैथवे एंड मैकिनले। इन्होंने ये 1943 में पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझने के लिए ये जो इन्वेंट्री है डेवलप करी थी। मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, टेस्ट जब कई सारे टेस्ट या सब टेस्ट को मिलाकर एक बनाया जाता है बुकलेट, तो उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो इसमें कई सारे सब टेस्ट हैं। इसके साथ ही साथ इसमें 550 आइटम थे जब ये पहले पब्लिश हुई थी। रेस्पॉन्सेस का जो टाइप था वो यस नो था। स्टेटमेंट पढ़िए, अगर क्लाइंट को लगता है वो सही है तो उस पर वो यस पर टिक करेगा, अदरवाइज़ वो नो पर रेस्पॉन्स देगा। इट हैड क्लिनिकल एंड वैलिडिटी स्केल। क्लिनिकल स्केल्स वो थी जो
जो खास जो रोग हैं उससे संबंधित गुणों को मेजर करती हैं। और वैलिडिटी स्केल वो थी जो ये जानकारी अर्जित करती हैं कि कहीं जो क्लाइंट है वो एग्जैजरेटेड इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, या झूठ तो नहीं बोल रहा है, या फेक तो नहीं कर रहा है इन्फॉर्मेशन। उसके लिए इसमें वैलिडिटी स्केल भी थी। जैसा कि हम जानते हैं कई इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं स्केल्स में और कई सारी चीज़ों में। जब कुछ क्रिटिसिज्म आता है या नया कोई वेरिएबल जोड़ना होता है, तो इस तरीके से इसका जो डेवलपमेंट हुआ उसने अब उसकी वजह से अब MMPI-2 सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। डेवलप टू आंसर द क्रिटिसिज्म, बेसिकली इसके बारे में जो क्रिटिसिज्म थे उनको आंसर करने के लिए और उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए MMPI-2 को डेवलप किया गया, और ये लोगों के लिए अवेलेबल हुई 1989 में। अब इसमें जो आइटम्स की संख्या है वो 567। इसमें 9 वैलिडिटी स्केल्स हैं, 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं एंड 6 स्पेशल स्केल्स हैं। इसमें जो क्लिनिकल स्केल्स हैं वो उसमें आती हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। स्केल 2 का संबंध डिप्रेशन से है। थर्ड वन इज़ रिलेटेड विद हिस्टीरिया। फोर्थ इज साइकोपैथिक डेविएशन एंड देन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, पैरानोइया, साइकोस्थेनिया, सिजोफ्रेनिया, हाइपोमेनिया एंड सोशल इंट्रोवर्जन। ये इसकी 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं। People who score high on any scale, though not necessarily related to that specific disease, but often show characteristics related to that clinical population। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस पर वो हाई स्कोर करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस ही है, बल्कि इससे का तात्पर्य ये है कि उसकी जो विशेषताएं हैं वो जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाली जो पॉपुलेशन है, जो पेशेंट्स हैं, उनकी विशेषताओं से बहुत ज़्यादा संबंध रखती हैं। नेक्स्ट जो डेवलप हुआ इसके अलावा वो है MMPI-A। ये अडोलेसेंट्स के लिए, यंग पॉपुलेशन के लिए है, और ये अवेलेबल हुआ लोगों के लिए 1992 में। इसका MMPI का जो ख़ास तौर पर उपयोग होता है वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होता है, और इसके महत्व को हम इस बात से ही समझ सकते हैं कि अब तक इसका जो ट्रांसलेशन है वो 32 लैंग्वेजेस में हो चुका है। सो एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, और जो है डिसएडवांटेजेस वो क्या हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ईज़िली एडमिनिस्टर की जा सकती है, हाईली रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव। ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है तो इस पर रिलाय किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव है, स्टैंडर्डाइज है, तो इसमें रिलायबिलिटी भी हाई है, वैलिडिटी भी अच्छी है इसकी। इसके साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिकलिटी और ऐसे जो भी विशेषताएं स्टैंडर्डाइज टेस्ट की होती हैं वो इसमें है। ईजी स्कोरिंग है, ईजीली स्कोर किया जा सकता है, मैनुअल स्कोरिंग है। इसके अलावा आजकल कंप्यूटराइज स्कोरिंग भी है, सो अब ये इसकी स्कोरिंग और भी ज़्यादा आसान हो चुकी है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो मैकेनिस्टिक है, डायमेंशंस को, पर्सनैलिटी को केवल स्पेसिफिक मैकेनिस्टिक वे में स्टडी नहीं किया जा सकता। ये एक होल है, और जब संपूर्ण के तौर पर व्यक्तित्व को देखा जाता है तो वो जो लोग इस विचार का समर्थन करते हैं उनके अकॉर्डिंग इस तरीके से इस व्यक्तित्व को समझना गलत है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से। नेक्स्ट इज नॉट फॉर इलिटरेट एंड कंफ्यूज्ड। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो आइटम्स है वो लिखित फॉर्म में है, तो ऐसी पॉपुलेशन जो लिख और पढ़ नहीं सकती है या दूसरी लैंग्वेज से संबंध रखती है उनके लिए ये मुश्किल है। इसके साथ ही साथ साइकोटिक पेशेंट वो जो कंफ्यूज रहते हैं, जो एक जगह टिक कर नहीं बैठते, उन पर इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल होता है। ये विशेषताएं थी MMPI की, और उसके डिसएडवांटेजेस भी थे। इसके साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल पर्सनालिटी इन्वेंटरीज को स्टडी करें तो उसकी क्या विशेषताएं रहेंगी, वो हैं
प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हम ये समझ चुके हैं कि क्लिनिकल जो इंटरव्यू होता है वो हमें एक इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही साथ हमें और भी ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से मिलती है। तो ये एक बेहतरीन माध्यम है एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का। इजी साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं और जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, ये इजी टू एडमिनिस्टर होते हैं। इसके साथ ही साथ कॉस्ट एंड टाइम इफ़ेक्टिव भी होते हैं, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से होता है और जो सूचनाएं मिलती हैं वो काफ़ी रिलायबल होती हैं। वैलिड एंड रिलायबल, ये टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, तो इनसे प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास किया जा सकता है। अगर समस्याओं की बात करें तो जो ख़ास समस्या आती है साइकोलॉजिकल टेस्ट जो जिनकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेपर पेंसिल टेस्ट की, वो है इलिटरेट लोगों के लिए ये मुश्किल है इनका उपयोग किया जाना। और साइकोटिक पेशेंट जो एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं या कंफ्यूज रहते हैं या जिनका ध्यान विचलित होता रहता है, वो इन टेस्टों को नहीं कर पाते हैं, तो उनसे संबंधित सूचनाएं इनके माध्यम से अर्जित नहीं की जा सकती हैं। और जो एक और परेशानी आती है सामने, वो है इसमें जो आइटम्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, आइटम्स डायरेक्ट होते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है क्या, या आपको भूख ज़्यादा लगती है, या आपका काम करने में का मन नहीं करता है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जिनका आंसर क्लाइंट को देना होता है। लेकिन कई बार जब सवाल प्रकट हो जब सवाल डायरेक्ट रहते हैं, स्टेटमेंट्स डायरेक्ट रहते हैं, तो कई बार जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है वो अपनी इन्फॉर्मेशन छुपा जाता है या नहीं बताता है। तो ये कुछ खास परेशानियां हैं इसके साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ जुड़ी हुई। ओवरऑल ये बहुत अच्छा माध्यम है एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।